एक बात बताओ दोस्तों, ये जो वर्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रोमिसर, प्रोमिजी, कंसीडरेशन, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सारे वर्ड हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या इसका मतलब आपको पता है? क्योंकि ये वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम जब तक पढ़ेंगे ये वर्ड्स हमारे पल्ले तब तक पड़ता रहेगा। तो इसीलिए इन वर्ड्स को जाने बिना हम आगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसके ही डेफिनेशन के ऊपर बातें करेंगे कि ये क्या है, ये कैसे यूज होता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका क्या रोल है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को देखेंगे, जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज के ऊपर बातें करता है और इसके अंदर इन सभी वर्ड्स के ही डेफिनेशन की बातें की गई हैं। तो आइए देखते हैं। जो सेक्शन 2 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, ये बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की, जिसके अंडर वेरियस डेफिनेशंस के ऊपर बातें की गई हैं। और ये जो कई सारे वर्ड्स की डेफिनेशंस की बातें की गई हैं, ये कई सारे सबसेक्शंस के अंडर डिफाइन किए गए हैं, जिसका पहला है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, जो कि प्रपोजल की बातें करता है, जो यह बोलता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो ये जो बेयर एक्ट में प्रपोजल का ये जो लंबा चौड़ा डेफिनेशन दिया गया है, इसे हम छोटे से लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे, जो सिंपल सी बातें बोलता है। जब हम किसी पर्सन को ऑफर करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो प्रपोजल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरी बाइक खरीद लो, या तो ये जो ऑफर दिया राम ने श्याम को, ये प्रपोजल हो जाता है। और यहाँ पर ये जो राम है ये ऑफरर हो जाता है, यानी कि प्रॉमिसर हो जाता है। नेक्स्ट, प्रॉमिस, जो कि सेक्शन 2B में डिफाइन है, जो कि बोलता है when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted becomes a promise। तो जिस पर्सन को प्रपोजल भेजा जाता है, अगर वो पर्सन अपना एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो प्रॉमिस हो जाता है। हम सेम एग्जाम्पल में लेंगे, राम ने जो श्याम से कहा था कि तुम मेरी बाइक परचेज कर लो, तो राम ने श्याम को एक प्रपोजल दिया था, और जिस वक्त श्याम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, श्याम अपनी एक्सेप्टेंस दे देंगे, तब वो प्रपोजल प्रॉमिस बन जाएगा। तो सेक्शन 2B में जो प्रॉमिस है वो यही कहता है कि जिसे प्रपोजल भेजा गया हो, अगर उसने उस प्रपोजल के लिए अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, तो वो प्रपोजल उसी वक्त प्रॉमिस बन जाएगा। अब हम सेक्शन 2C ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे, जो कि प्रॉमिसर एंड प्रॉमिजी की बातें करता है कि प्रॉमिसर क्या है और प्रॉमिजी क्या है। तो जो पर्सन प्रपोजल भेज रहा है वो प्रॉमिसर हो जाता है, और जो पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रॉमिजी बन जाता है। हम सेम एग्जाम्पल लेंगे जैसा कि हमने प्रपोजल और प्रॉमिजी में लिया। तो राम ने जो श्याम से कहा कि तुम मेरी बाइक को परचेज कर लो, तो राम ने श्याम को एक प्रपोजल भेजा, तो राम वहाँ पर प्रॉमिसर हो जाता है। राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरी बाइक को परचेज कर लो, तो यहाँ पर राम जो प्रॉमिसर हो जाता है, उन्होंने श्याम को एक प्रपोजल भेजा, और श्याम जिस वक्त उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, जब वो अपना एक्सेप्टेंस दे देंगे, उसी वक्त वो प्रपोजल प्रॉमिस बन जाएगा और श्याम प्रॉमिजी बन जाएंगे। तो सिंपल सा वर्ड, सिंपल सा डेफिनेशन प्रॉमिसर और प्रॉमिजी का यही हो जाता है कि जो पर्सन प्रपोजल भेज रहा है वो प्रॉमिसर हो जाता है,
और जो पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रॉमिजी हो जाता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखेंगे जो कि कंसीडरेशन की बात करता है। तो किसी भी एग्रीमेंट के लिए कंसीडरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या फिर हम ये कहें कि बिना कंसीडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट हो ही नहीं कर सकता। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। क्विड प्रो को मीन्स किसी चीज के बदले कुछ चीज करना। जैसे कि प्रॉमिजर ने प्रॉमिजी को बोला कि आप मेरी बाइक ले लो, तो बाइक के बदले कुछ देना भी तो होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट तो प्रॉमिजर प्रॉमिजी को बाइक देगा नहीं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉमिजर प्रॉमिजी को बाइक दे देता है तो ये एग्रीमेंट कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर किसी ना किसी तरह का कंसीडरेशन होना ज़रूरी है, तभी जाकर वो अग्रीमेंट होगा। अदरवाइज अगर वहाँ पर कंसीडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर हम बेयर एक्ट के लैंग्वेज में कंसीडरेशन को देखें तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिजर के डिज़ायर पर द प्रॉमिजी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिजी या फिर कोई सेकेंड पर्सन कुछ काम को करता है, जो प्रॉमिजर बोलता है उस काम को करता है, या फिर प्रॉमिजर के कहने पर उस काम को करने से मना करता है, और does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। वही बातें बोलता है जैसा कि मैंने पहले बताया। प्रॉमिजर अगर प्रॉमिजी को कुछ काम बोलता है करने के लिए या फिर किसी काम को करने से मना करता है तो उसके बदले वो प्रॉमिजी को कुछ देगा। तो ये जो है कि कुछ देगा तो कुछ लेगा और देगा, ये कंसीडरेशन हो जाता है। समथिंग फॉर समथिंग, आप अगर किसी सेकेंड पर्सन को कुछ दे रहे हो तो आप उससे कुछ लोगे भी तो, तभी जाकर वो एग्रीमेंट होगा। तो कंसीडरेशन वही होता है, जहाँ पर कंसीडरेशन होगा एग्रीमेंट वहीं पर होगा। आप ये बात ध्यान रखें, जहाँ पर कंसीडरेशन नहीं होगा वो एग्रीमेंट नहीं होगा। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, अगर कोई एग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के बनता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। कुछ तो कंसीडरेशन चाहिए। अगर आपने किसी पर्सन को, मान लीजिए ए ने बी को एक प्रॉपर्टी सेल कर दी, एक एग्रीमेंट बनाया कि आप मेरी प्रॉपर्टी को ले लो, तो बी ने जो ए की प्रॉपर्टी को लिया उस प्रॉपर्टी के बदले बी को कुछ तो देना होगा ए को। वो जो देगा बी ए को वो कंसीडरेशन होगा। ए ने बी को प्रॉपर्टी दिया तो बी ए को या तो प्रॉमिस देगा या तो कुछ अमाउंट देगा या फिर कुछ भी देगा, बट देगा। तो ये यहाँ पे कंसीडरेशन हो जाता है। तो कंसीडरेशन जो है वो मस्ट बी समथिंग दैट हैज़ वैल्यूज इन द आइज ऑफ लॉ। कंसीडरेशन वो होना चाहिए जो कि लॉ के अंडर वो मान्यता रखे, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ए ने बी को अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी और बी ने उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की जगह 1 लाख रुपए दे दिए, तो ये भी गलत है। यहाँ पर ये भी नहीं होना चाहिए। एक सर्टेन कंसीडरेशन, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप 1 लाख दोगे, ये तो हो ही नहीं सकता। आप कुछ वैलिड अमाउंट दोगे जो कि लॉ की पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो वो वैल्यूएबल अमाउंट होना चाहिए, तो कंसीडरेशन होना ही चाहिए। अब इससे एक लीडिंग केस है अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली, जहां कोर्ट बोलता है क्विड प्रो को कोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखता है यहाँ पे कि समथिंग फॉर समथिंग, कुछ भी होना ही चाहिए। अगर क्विड प्रो को एब्सेंट है
तो वैलिड कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा और यहाँ पर किसी भी तरह का एग्रीमेंट भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट तभी होगा जहाँ पर कंसीडरेशन होगा। तो अब्दुल अजीज़ वर्सेस मासूम अली में यही बोला गया कि अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है दो पार्टीज़ के बीच तो वहाँ पर कंसीडरेशन होना ज़रूरी है और वो कंसीडरेशन एक वैलिड कंसीडरेशन होना चाहिए, एक वैल्यूएबल कंसीडरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हम सेक्शन 2 सबसेक्शन ई को देखेंगे जो कि एग्रीमेंट की बात करता है। इसमें बोला जाता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज की तरफ से प्रॉमिस हो जाती है, फिर उसमें एक सर्टेन कंसीडरेशन हो जाता है, उसके बाद जाकर वो जो प्रॉमिसेस है वो एग्रीमेंट होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पार्टीज के बीच प्रॉमिस हो जाती है बट कुछ भी कंसीडरेशन नहीं होता, तो वो एग्रीमेंट नहीं होगा। आफ्टर कंसीडरेशन दोनों पार्टीज के बीच जो प्रॉमिस हुई है उसके बाद जाकर एग्रीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरी बाइक परचेज कर लो, तो उस बाइक की जगह पर श्याम राम को कुछ अमाउंट पेड करेगा, वो कंसीडरेशन हो जाएगा। तो दोनों के बीच राम ने श्याम को बाइक दे दिया, श्याम ने उस बाइक की जगह पर राम को कुछ अमाउंट दिया, तो ये कंसीडरेशन भी फुलफिल हो गया, तो जाकर दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया। तो ये था एग्रीमेंट। अब आ जाता है वॉइड एग्रीमेंट। कहाँ पर एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा? तो जब कंसीडरेशन फुलफिल नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, या फिर जो पार्टीज के बीच एग्रीमेंट हो रही है वो का पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है एग्रीमेंट करने के लिए तो भी एग्रीमेंट वॉइड है, या फिर जो एग्रीमेंट हो रहा है वो इलीगल है तो भी वो एग्रीमेंट वॉइड है। तो इस तरह से दो पार्टीज के बीच अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। ये सेक्शन 2G के अंडर डिफाइन है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 2F मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन F जो कि बात करता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की। अब ये तो बहुत ही इजी है। ए ने बी से कहा कि आप मेरी बाइक परचेज कर लो, तो ये ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपनी बाइक दूंगा, तो उसकी जगह पर बी ए से प्रॉमिस करता है कि मैं आपको उस बाइक की जगह पर 1 लाख रुपीज़ दूंगा। तो ए ने बी से जो प्रॉमिस किया कि मैं आपको बाइक दूंगा, तो बी ए से रेसिप्रोकल प्रॉमिस करता है कि मैं आपको उस बाइक की जगह पर 1 लाख रुपीज़ दूंगा। तो जो बी ए को प्रॉमिस करता है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस समझ आ गया आपको। नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन H के अंडर कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है। तो जब एक वैलिड एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल हो जाता है लॉ के द्वारा तो वो जाकर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो पहले प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच एक लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू एग्रीमेंट बनता है विथ सर्टेन कंसीडरेशन। जब वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्स हो जाता है तब जाकर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहाँ पर एक बात आप ज़रूर ध्यान से दीजिएगा और उसे लाइफ टाइम याद रखिएगा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब कोई भी एग्रीमेंट बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाए। हो सकता है वो एग्रीमेंट जाकर बाद में ब्रीच हो जाए, या फिर वो एग्रीमेंट हमें कुछ देर बाद पता चले कि वो वॉइड एग्रीमेंट है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन जब एक बार कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एग्रीमेंट होगा। तो इसीलिए बोला जाता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स
आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, हम ये देखेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करेगी किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि हम अब इन सभी को एक कॉमन एग्जाम्पल से देखेंगे। राम ने श्याम को ऑफर किया कि आप मेरी बाइक ले लो, तो यहाँ पर ऑफर हो गया। फिर श्याम अपना एक्सेप्टेंस देगा कि ठीक है मैं आपकी बाइक ले लूँगा, तो यहाँ पर ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। दोनों पार्टीज यानी कि राम और श्याम दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए। दोनों जो प्रॉमिस कर रहे हैं अपने फ्री कंसेंट से कर रहे होने चाहिए। किसी भी तरह के फोर्स, फ्रॉड, कोअर्शन, इंटॉक्सिकेशन ऐसा किसी भी तरह का रीज़न से नहीं करने चाहिए। मीन्स राम श्याम को फोर्स नहीं कर सकता कि आप तुम्हें लेना ही पड़ेगा मेरी बाइक, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर फ्री कंसेंट होना चाहिए। श्याम जो एक्सेप्ट कर रहा है राम का प्रपोजल वो अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर रहा होना चाहिए। अगर फ्रॉड से करता है, राम अगर श्याम को धोखा देकर किसी भी तरह से धोखा देता है तो वहाँ पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल राम ने श्याम को बोला कि मैं जो मेरी ये जो बाइक है ये बाइक बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो आप मेरी ये बाइक परचेज़ कर लो। लेकिन उस बाइक में डिफेक्ट होता है, बहुत ही मेजर डिफेक्ट होता है, लेकिन वो डिफेक्ट राम श्याम को रिवील नहीं करता। जब श्याम उस बाइक को परचेस कर लेता है तो परचेस करने के बाद श्याम को पता चलता है कि इस बाइक में डिफेक्ट है, तो श्याम के साथ यहाँ पर फ्रॉड हो जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए सेकेंड पॉइंट बोलता है फ्री कंसेंट। दोनों पार्टीज़ का जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। फोर्स, फ्रॉड, इंटॉक्सिकेशन इन सब से आकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है म्यूचुअल एंड लॉफुल कंसीडरेशन बाय लॉ। अब राम और श्याम के बीच जो कंसीडरेशन है वो म्यूचुअल होना चाहिए। एक पार्टी दूसरे पार्टी को फोर्स नहीं कर सकता। जैसे कि राम ने श्याम से कहा कि मेरी बाइक बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, इसमें किसी तरह का डिफेक्ट नहीं है, तो मैं अपनी ये बाइक 1 लाख रुपीज़ में सेल करना चाहता हूँ, तो क्या आप लोगे? तो राम ने श्याम को इस तरह से ऑफ़र किया, तो श्याम उस बात से एग्री कर जाता है। श्याम बोलता है कि ठीक है मैं 1 लाख रुपीज़ में आपके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं 1 लाख रुपीज़ में आपकी बाइक को परचेज़ करने के लिए रेडी हूँ। तो दोनों के बीच म्यूचुअल एंड लॉफुल कंसीडरेशन हुआ, तो ये भी होना चाहिए। हेंस इंटेंशन शुड बी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर दोनों का इंटेंशन भी था लीगल रिलेशनशिप का, यहाँ पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं था, तो यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्योंकि दोनों का इंटेंशन था उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि एग्रीमेंट ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब मैं इसको एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू देखूंगी कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हर मंथ 50,000 का मेंटेनेंस दूंगा। अब जो हस्बैंड है वो अमेरिका चला जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं देता, तो वाइफ इस ग्राउंड पे हस्बैंड को शू नहीं कर सकती कि हस्बैंड ने मुझे बोला था, हस्बैंड ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे 50,000 मेंटेनेंस देंगे, बट वो नहीं दे रहे। तो यहाँ पर हस्बैंड ने किसी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं किया था क्योंकि ये डोमेस्टिक नेचर का प्रॉमिस था, यहाँ पर कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं था।
तो इसीलिए यहाँ पर दोनों के बीच कोई अग्रीमेंट नहीं बनता, क्योंकि सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर का जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कवर नहीं होगा। नेक्स्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब कॉम्पिटेंट में क्या आ जाता है, सबसे पहले तो दोनों पार्टीज मेजर होने चाहिए, एबव 18 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए, और दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए दोनों पार्टीज को कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। अब जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। जैसे ए ने बी से कहा कि तुम मर्डर कर दो सी का, मैं तुम्हें 5 लाख रुपीज़ दूंगा। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये इलीगल है, ये लॉफुल नहीं है। किसी का मर्डर कर देना वो क्राइम के अंडर कवर होता है, तो इसीलिए ये एग्रीमेंट वॉइड है। इस ग्राउंड्स पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो काम है वो पॉसिबल होना चाहिए। जैसा कि ए ने बी से कहा कि आप सी का मर्डर कर दो तो मैं आपको 5 लाख रुपीज़ दूंगा, तो ये जो परफॉर्मेंस है ये पॉसिबल नहीं है। बी किसी को नहीं मार सकता, वो क्राइम के अंडर कवर होगा, तो इसीलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कवर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस भी पार्टीज के बीच हो रहा है, जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो वॉइड नहीं होना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर। अब ऊपर के पॉइंट्स में मैंने इतनी बातें बता दी हैं कि आपको ये पता होगा कि किस सर्कमस्टांसेस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर वो वॉइड नहीं होना चाहिए। अगर वो वॉइड होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ये हैं, अगर ये सारे पॉइंट्स वैलिड होते हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए किन किन चीज़ों को परफॉर्म करना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रपोजल होता है। जैसे राम ने श्याम को सबसे पहले प्रपोजल भेजा, और कम्युनिकेशन। अब प्रपोजल भेजा है तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन भी तो होगा। तो राम ने श्याम को प्रपोजल भेजा और उनसे बातें करी कि आप मेरी बाइक ले लो, ये हो गया फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज हो जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। जो श्याम है वो राम का प्रपोजल अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो दोनों के बीच उससे रिलेटेड बातें होंगी, कम्युनिकेशन होगा। तो सेकेंड स्टेज हो जाता है एक्सेप्टेंस, तो ये हो जाता है। अब थर्ड स्टेज हो जाता है अग्रीमेंट बाय म्यूचुअल प्रोमिसेस। अब राम ने श्याम को प्रपोजल भेजा, श्याम ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों के बीच प्रॉमिस हो गया। अब प्रॉमिस हो गया तो उस म्यूचुअल प्रॉमिस का अग्रीमेंट भी बनेगा। अब दोनों के बीच म्यूचुअल प्रॉमिस हुआ है, फोर्स से तो हुआ नहीं है, म्यूचुअल हुआ है। तो अब जब प्रॉमिस हो गया है तो एग्रीमेंट भी बनेगा, और जब वो एग्रीमेंट लॉफुल है तो फोर्थ स्टेज पर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और जब कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के ये स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस फुलफिल करने के बाद ही किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि मेजर वर्ड्स के डेफिनेशंस के ऊपर बातें करता है।
आई होप आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है ताकि आपको ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझ में आ सके। क्योंकि अगर आप इसे काफ़ी अच्छे से नहीं समझेंगे, डिटेल में नहीं समझेंगे, तो आगे आने वाले सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आगे के सेक्शन में हमें इन सभी वर्ड्स को पढ़ना ही है। तो इसे समझे बिना आप आगे के सेक्शंस नहीं समझ सकते। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।